अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और बड़ा लजीज भी गुजर रहा होगा, क्योंकि ईद उल अज़हा मज़े मज़े खानों का नाम भी है। ईद जो है वो अपनों के साथ मनाने का नाम भी है। ईद इसार और कुर्बानी का नाम भी है। जब अपनों की बात आती है तो ईद को हमेशा से हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अपनों को बुलाते हैं घरों में और हम मेज़बान बन जाते हैं और किसी के घर हम जाते हैं और हम मेहमान भी बन जाते हैं। तो जनाब आज हमने डिसाइड किया कि हम मेज़बान बनेंगे और खुसूसी मेहमानों को हमने दावत दी है, जिसमें ना तो कोई तज्ज़ियाकार है ना कोई एम्बेसडर है, बल्कि बहुत मशहूर और मारूफ नामों को हमने दावत दी है ताकि इस ईद की महफिल को हम और भी पुरौनक बना सकें और भी खूबसूरत बना सकें और जान सकें कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और उनके बचपन की ईद कैसी गुजरती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती हूँ। आज की महफिल को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तानी अदाकार हैं, ड्रामा नवीस हैं, अदीब हैं, शायर हैं और इसके साथ साथ एक अदद किताब के मुसन्निफ भी हैं। और उनका जो मशहूर ड्रामा है जनाब परीज़ाद, उसमें एक मुख्तसर उन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन क्या जानदार अदाकारी की है। तो उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से आपको। मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़े मज़े मज़े की बातें होंगी आपके साथ। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमें एक इमर्जिंग नौजवान शायर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और वो उर्दू में भी शायरी करते हैं, सराइकी में भी शायरी करते हैं और जनाब जेन जी में बहुत ज़्यादा वो फेमस हैं। अदील आदि साहब। अदील साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जनाब ईद का मौका है और म्यूज़िक के बगैर ईद जो है वो अधूरी होती है, तो म्यूज़िक का तड़का लगाने के लिए हमारे पास जनाब एक इमर्जिंग सिंगर हैं करीम खान साहब। करीम साहब बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ईद के मौके पे आगाज़ मैं इफ़ी भाई आपसे करना चाहूँगी और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। बड़ी मसरूफ़ होती है, मर्द हजरात की तो जो बड़ी ईद है बड़ी मसरूफ़ होती है। आप बताएं क्या मसरूफियत रही और बचपन की ईद कैसी होती है और अब की ईद कैसी होती है? दरअसल बचपन की जो ईद होती है वो और तरह की होती है, ये मुझे इस उम्र में आगे पता चला। अच्छा। अब मेरे बचपन की ईद तो खैर बहुत ही निराली इसलिए होती थी कि मैं संत नगर की जम्पल हूँ। अच्छा। वहाँ पर मेला रखता था नेहरू पार्क के अंदर ग्राउंड में, तो वहाँ जाना और पहले तो 10, 15, 20 दिन, महीना लोगों के घरों में देखने जानवर, किसी की गाय, किसी का ऊँट। अब अब्बा जो है वो एक छोटे सरकारी मुलाजिम थे, तो बड़ा गोश्त तो कभी कभी हमें खाने को बाज़ार से मंगा के मिल जाता था, लेकिन बकरे का गोश्त जो है ना वो ईद पे ही आता था। अच्छा। तो मटन खाने के लिए पूरे साल इंतज़ार करना पड़ता था। वो फिर होता ये था कि पहले किसी घर से आई 2 बोटियाँ, 4 छीछड़े, फिर 4 बोटियाँ तो 2 हड्डियाँ ऐसे, तो फिर उसके बाद वो इकट्ठा करके अम्मी फिर पका के, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी, मैंने बकरे का गोश्त खाना है, तो हमारे घर में ऐसे पकता था। लेकिन भाई अब आपको रियलाइज़ होता होगा कि वो कितना खूबसूरत टाइम था, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, उस चीज़ का एक मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि वो बड़ा अच्छा वक्त था जब हम अगर जूता भी खरीदते थे ना ईद पे, तो 10 लोगों को दिखाते थे, यार इतना गल सुना है सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया तो पूरे मोहल्ले को दिखा रहे हैं कि एक हाथ की चली हुई है और इतने किलोमीटर चली हुई है और इसके लायरें भी। वो जो एक खूबसूरती थी, एक फेस्टिविटी थी ना, और उसके अंदर जो जायका था वो आज नहीं है। आज तो सोचना है और ले लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अली कहना, यार अली आज कर ले यार, वो जा यार, तू जाके ले आ, बच्चों को ले जा। भाई खुद लेके आते हैं आप जानवर? मैं खुद लेकर आता हूँ। अच्छा, और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं आप? मैंने तो अभी, बल्कि मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कोई आज से 7-8 साल पहले ना, बड़ी गुर्बत आ गई। अच्छा। काम शाम कोई था नहीं तो मैंने जानवर खरीद लिए। अच्छा। अब वो खरीदे भी क्या कहते तोल के, अब हमें पता नहीं था। वो डंडी ऐसे मारते हैं कि जब वो ट्रक गया ना तुलने के लिए, जी, तो एक ड्राइवर चेंज हो गया, वो आके बैठ गया ट्रक के अंदर, वो तुल गया। जब तुल गया तो वो ड्राइवर कहता, यार गल सुन, ट्रक तू ले जा, मैं दूसरा ले जाना। वो उतर के चला गया। अच्छा। अब जब हम पाकिस्तान लाहौर लेकर आए और आके बेचे बकरे, तो हमें तो एक ही बकरा बचा कुर्बानी के लिए ना। अच्छा। सारा लॉस हो गया। अब यानी इसमें भी तजुर्बा बहुत जरूरी है, हम ऐसे ही नहीं जाके कर सकते। वो 2-3 साल के बाद पता ये चला कि वो जो ड्राइवर उतर के गया था, उन्होंने बाट रखे हुए होते हैं अपने अंदर। अच्छा।
वो 10-10, 20-20 किलो के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वाला वो सारा सिलसिला हुआ था। लेकिन ओहो। अच्छा ये हुआ जब बकरे बेचने का वक्त आया ना तो मेरे बच्चों ने इनकार कर दिया। अब तो माशाल्लाह वो मोहब्बत इतनी हो जाती है यूनिवर्सिटी में नहीं वो कहते जी अस्सी जाके साडा काम है बेचना। अच्छा वो इफ्तिखार के बच्चे हैं ना। जी जी जी। उन्होंने कहा बाबा ये अच्छा, क्या उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन उनको शर्म आई जब वो 8-10 दिन बकरे बेचते रहे मेरे साथ खड़े होके। तो मैंने फिर उस दिन एक बात की थी, मैं कहा बेगम अब मेरे बच्चे जो है ना जीना सीख गए हैं, इनको सड़क पे खड़े होकर भाव ताव करना, लोगों की बातें सुनना आ गया है। हाँ। उस दिन मुझे पता लगा था कि हम हर व्यापारी को समझते हैं चोर है, बकवास कर रहा है, जी, जी, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। मुझे उस दिन पता लगा था। आते ओ इफ्तिखार साहब तुसी बकरे बेच रहे हो, किन्ने दा? 40,000। ओ यार खुदा दा खौफ करो, 40,000 दा। तो उस वक्त मुझे पता लगा। फिर उसके बाद मैंने फिर बड़ी दफ़ा ये किया कि ईदैन के मौके पर मैं जाता हूँ और पानी की बोतलें ले जाता हूँ, मंडियों में जाता हूँ, उनको पानी देता हूँ, वो टाइम जिया हुआ है, उनको पानी देता हूँ, उनसे लॉरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मेहमान हैं, हम इनके मेज़बान हैं और हमें इनकी कदर भी करनी है, उनकी इज्जत भी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत आप खूबसूरत बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं देखते, हम किसी के वो कहते हैं ना किसी के जूते में अपना पाँव नहीं रखते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा जी, अदील आदि साहब आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है, एक शायर ईद कैसी गुजारता है, हमें ये बताएं, हम बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए। एक शायर ईद सो के गुजारता है। अच्छा। तो बचपन में ईद होती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो यही ईद जिम्मेदारी बन जाती है। तो बचपन वाली ईद ही प्रेफर करता है एक शायर भी, जब हम शायर नहीं होते। जब शायर होते हैं तो ईद पे उदासी और उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें, और उस ईद पे शायरी करनी, अपने महबूब को याद करना, तो शायर की खुशी भी उस ईद में समझो उदासी में जम हो जाती है। अच्छा अदील साहब मुझे ये बताएं कि शायर इतना उदास क्यों होता है? क्या हर उदास शख्स ही शायर होता है या एक खुश मिजाज शख्स भी शायर हो सकता है? हो सकता है। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से गुर्बत और जिम्मेदारी, मोहब्बत, इन सब का निचोड़ अगर निकालें तो फिर शायरी बनती है। अच्छा। एक हंसमुख इंसान भी शायर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी ज़िंदगी में कौन सी खुशी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जी सिंगर मौजूद हैं, और ईद जो है वो म्यूज़िक के बगैर अधूरी होती है। हमें बचपन की ईदें याद हैं जब चांद रात पे हम म्यूज़िक लगा के एंजॉय करते थे, या ईद पे म्यूज़िक लगा दिया जाता था। आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है और आपको क्या लगता है कि बचपन वाली ईद में और आपकी ईद में क्या फ़र्क है? बचपन में कि जहाँ पे कुर्बान जानवर हो रहा होता था वहाँ पे पहुँचना होता था, देखना होता था। छोटे होते डर भी लगता था, रोते भी थे, और जब घर में जानवर कुर्बान होते थे तो उनसे उनसीयत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी कि बड़ा मुश्किल होता था कि इनको आप ज़िबा ना करें। एक प्यार होता था। तो बचपन की तो सारी बातें ही कमाल की है ना, वो कुर्बानी हो, आपका बचपन कुछ भी हो, व्हाट्सएवर। इफ़ी भाई मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारे कुछ प्यारे ऐसे होते हैं जो हमसे जुदा हो जाते हैं, कुछ नए रिश्ते बन जाते हैं। ईद का सबसे खूबसूरत लम्हा आपके लिए क्या होता है? एक खूबसूरत लम्हा और एक ये कि आप ईद पे क्या कभी उदास भी होते हैं किसी को याद करते हुए? हाय, मैं बड़ा खुशबाश आदमी हूँ। मैंने शिकस्त देनी सीख ली है गमों को, और मुझे कोई गम नहीं है। अच्छा। ज़िंदगी में मैंने कभी पाला ही नहीं कोई गम। लेकिन ये पहली ईद है मेरे मुर्शद के बाद, अब्बा के बगैर पहली ईद है ये, दूसरी ईद। वो एक तकलीफ़, वो तकलीफ़ नहीं है। खैर मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा बाप जैसे शहनशाहों की तरह रहा और गया, और हमने जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाइयों ने, पोतों ने, नवासों ने जिस तरह उस शहनशाह के आगे झुके रहे हैं। अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत नसीब करे। और ये वो रिश्ते हैं इफ़ी भाई जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, मेरे बाप से मेरा रिश्ता बाप वाला नहीं है, वो मेरा दोस्त, मेरा मेंटोर, मेरा मुर्शद, वो जो मेरा मजमून इत्तेफाक से इशफाक साहब के नाम से जो मशहूर हुआ था, चिकन छोले जो मंगाए थे अब्बा ने, वो खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि यार मैं इस काबिल हो गया कि मेरा मजमून इशफाक अहमद के नाम से पूरी दुनिया में वायरल हो गया, और लिखा मैंने है।
तो वो मेरे मुर्शिद थे दरअसल। मैंने जो कुछ आज मेरे पास है मेरे बाप का दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल एहतराम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और जो देखने वाले ये मानेंगे इस बात को कि हमारे अंदर अच्छाई की पनीर हमारे माँ बाप होते हैं। बिल्कुल सही। अब क्योंकि मेरा बाप मेरा दोस्त था, मेरे तीनों बेटे मेरे दोस्त हैं। अभी मैं अली को यूरोप लेकर गया था नवंबर में, हमने वो शुगल किया कुछ नहीं किया था नहीं। तो मैंने कहा अली कैसा लगा? कहता बाबा मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं कहा प्यो दे पैसे तक याशी करनी है तो। और उसने ऐसे ही लगाया अपने व्लॉग्स ना, तो लोगों ने बड़ा मजा लिया कि यार बाप बेटे की क्या दोस्ती है। और मेरे तीनों बेटों के साथ ऐसी दोस्ती है, वो मुझे मेरे बाप ने दी थी। बिल्कुल सही। और मैं भी वही कर रहा हूँ जो होता है। तो यकीनन हम सब जो देख रहे हैं इनको भी इनके प्यारे ज़रूर याद आएंगे। और सिर्फ ये नहीं कि ईद के ऊपर, ईद पे ज़्यादा इसलिए याद आते हैं कि उनसे सर पे हाथ फिरवा के जाना, बचपन की यादें, उनसे ईदी लेना। चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो हमेशा हम नहीं। बच्चे ही रहते हैं। अब्बा तो बहुत बूढ़े होके और बड़ा माशाल्लाह खिदमत लेके गए हैं। तो अब्बा की जेब में हम नोट डाल दिया करते थे। अच्छा यार अब्बा दें सब कुछ इसको दे। फिर मैं आगे कहता था अच्छा जी ईदी थे दे दो। तो वो फालिज हो चुका था तो फिर एक हाथ से ना वो देते थे और दुआएं देते थे। तो ये बड़ा मज़े का। देखें ईद भाई ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, हम अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कम हो रहा। ये मैं जनरेशन गैप ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। ये मेरे बात की जो नस्ल है, हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा आगे है। हम तो बहुत पीछे थे। मतलब 27 साल की उम्र में शोबिज़ में आया। मतलब मैंने दसरा वाला कोई नहीं सी कि भाई तू एक्टिंग कर सकना है। सही। 27 साल के बाद जब 7-8 साल स्ट्रगल की तो बाबा जी इशफाक साहब और डॉक्टर सिजाद साहब ने कहा तू लिखा कर, तू बड़ा अच्छा राइटर है। अच्छा। फिर आजम खुर्शीद साहब जिन्होंने जाविया शुरू किया था, उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा अच्छा कह सकता, तू शायरी क्यों नहीं करता? हम नालायक थे, ये बड़ी लायक कौम है। ये बिल्कुल भूल जाइएगा, मैं आपको बता दूं, ये हमसे आगे के लोग हैं। और कैसी अजीब बात है, जिस जदीद दौर में मैं रह रहा हूँ 58 साल की उम्र में, ये 22 साल की उम्र में उसमें है। बिल्कुल सही। तो ये ज़्यादा समझदार है, ऐसा नहीं। और याद रखिएगा कभी भी इनको कुछ कहना है तो सिर्फ ये कहिएगा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नसीहतें तो वो कोई सियाना मरने लगा ना तो उसने कहा जी उस्ताद मोहतरम बताएं कि मुझे नसीहत करें। कहता मेरी नसीहत ये है कि कभी किसी को कोई नसीहत ना करना। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप आदि साहब मुझे ये बताएं कि ईद पे कभी ऐसा हुआ है कि सारी महफिल जमी हुई है और आपको बीच में बिठा लिया है कि आदि साहब चलें कोई एक महफिल से जाएं, कोई शेर सुनाए जाए या गज़ल सुनाई जाए, कभी ऐसा हुआ है ईद के मौके पे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सही कह रहे हैं वैसे। वहाँ शायरी सुनाना अपना मजाक उड़वाना होता है अपने घर में। तो वालिद साहब हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक भी जब भी कोई पोस्ट हो, कोई मुशायरा पढ़ूं, कुछ भी हो तो उन्होंने अपने पेज पे लगाया होता है, अपनी पोस्ट लगाई होती है, अप्रिशिएट किया होता है। ज़बरदस्त। क्या एजाज़ है यार, क्या एजाज़ है। एजाज़, सबसे बड़ा एजाज़ जो मैंने ज़िंदगी में आज तक महसूस किया वो ये है कि एक जगह मेरे अब्बू गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये अदील आदि के अब्बू आए हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं थी। ज़बरदस्त कि मेरे वालिद मेरे नाम से पहचाने गए। तो और बड़े लकी वो लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में ये मौका मिलता है कि वो अपने माँ बाप के लिए काबिल फ़ख्र बने, क्योंकि बहुत सी ऐसे लोग भी हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ कि उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी जगह पे पहुँचें, लेकिन ज़िंदगी उन्हें इतना मौका नहीं देती कि वो देख सकें। मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ, वो हमेशा इफ़ी भाई चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो कामयाब हों। आज उनके सारे बच्चे अपनी अपनी जगहों पर किसी ना किसी तरह कामयाब हैं, लेकिन वो हमारे में मौजूद नहीं है और हमारी खुशी बिल्कुल अधूरी है उनके बगैर। तो जनाब करीम खान साहब, आप ये बताएं कि आपसे तो कहते ही होंगे लोग कि महफिल जमी हुई है, शादी का फंक्शन है, ईद का मौका है, सारे कज़न्स इकट्ठे हैं, तो चलें जनाब करीम अब अच्छा सा गाना हो जाए। होता रहता है ऐसे, होता रहता है। हालांकि सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं तो अचानक से कह दें कुछ सुनाए, ये बड़ा मूड और मिजाज का काम। आप ये तो नहीं कहते गला खराब है मेरा? क्योंकि अक्सर सिंगर्स ये बहाना करते हैं। अच्छा करीब मैं आपको मजे क्या होता हूँ, सिंगर से कहा जा सकता है कुछ सुनाए, ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं कहते हैं लोग, शायरी से भी कहना भी चाहिए। मैं हैरान हूँ, एक्टर मुझे कहते हैं यार वो कमाली के डायलॉग अचानक से सुनाए। हाँ। उसकी वजह है पूरा एटमॉस्फेयर होता है, मेकअप वाला। अब वो मैं बड़ा हैरान हूँ, कहता यार तू मेरी शायरी सुन ले,
डायलॉग कहाँ याद रहते हैं यार। आपको उसमें अपने आप को ढालना ढालना पड़ता है पड़ता उस है। फील के अंदर, तब हाँ। जाके वो एक्सप्रेशंस निकलते हैं। सिंगर इस मामले में खुश नसीब है, शायर इस मामले में खुश नसीब है, वो सुना सकता है। लेकिन एक्टर से ये कहना कि डायलॉग सुना, मैं अब देख रहा हूँ तो अच्छा, और मैं फिर उनकी इज्जत नफ्स को पालता हूँ और मैं कुछ ना कुछ सुनाता सुना जरूर। देता हूँ। करीब वेलकम बैक नाजरीन। ईद के हवाले से डायरेक्ट लाइन की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। उम्मीद करूंगी कि आपकी ईद बड़ी अच्छी, बड़ी मज़े से गुजर रही होगी और आप भी उसी तरह से मेहमानों को होस्ट कर रहे होंगे जिस तरह से मैं यहाँ पे होस्ट कर रही हूँ। इफ़ी भाई, आपसे अगर मैं ये पूछूँ कि आप एज अ पर्सन एक खुश मिजाज इंसान हैं या आप इंटरनली एक उदास इंसान हैं? आप शायरी भी करते हैं, जब आप पे आमद होती है तो मोस्टली वो किस तरह से होती है? खुशी के मौके पे होती है या जब आप उदास होते हैं, बहुत डीप थॉट्स में होते हैं तो आप बड़ी शायरी हैरानकुन बात है, पहली बात तो ये है कि मैं शुरू से उदास आदमी नहीं हूँ। अच्छा। मैं बड़ा ढीठ आदमी हूँ। अच्छा। मैंने गुर्बत भी जर के गुजारी है और आज तक मैंने कभी अपने इस स्टेटस को या इस पेडिस्टल को कभी इंजॉय नहीं किया। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेगम साहिबा मेरे साथ वॉक करने जाती है सुबह, तो फजर के बाद हम जा रहे थे तो पता कुछ ख्याल आया, तो मैंने कहा बेगम ये जवाल जो है ना ये बड़ा मकरू शक्ल का है, तो लोगों पे जब जवाल आता है तो मैंने उसको 4-5 कुछ रेफरेंस दिए। मुझे कहती है आप पे जब आएगा, मैं कहा मैंने रूज ही नहीं देखा तो जवाल कहाँ से आएगा। मैंने कभी कुछ नथिंग, मुझे बड़ा मजा आया। मेरा आज गाड़ी चलाने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा। फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने कहा यार मुझे गाड़ी भेज दे, कभी नहीं ली किसी चैनल से, कभी भी नहीं ली। वो खैर वो भाई साहब आ गए, वो ड्राइवर साहब आए हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ, उन्हें गुफ्तगू शुरू की, उन्होंने कहा सर मेरे तो भाग जाग गए तुसी। अब मैं हैरान, मैं कही यार मुझे जानते हैं, अल्लाह की कसम जब कोई पहला शख्स मुझे कहता है ना यार सर तस्वीर बनानी है, तो मुझे याद आता है कि यार तू कुछ है। मेरे नज़दीक एक्टर होना, शायर होना ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे नज़दीक ये रखता है कि यहाँ से जब मैं जाऊँ तो ये जितने सबसे हाथ में ला के जाता हूँ, और ये मेरे बारे में ये कि यार बंदा ठीक है, अचानक है बंदा ठीक है, लेकिन अगर किसी की दिलजारी हो गई ना तो वो फिर ऊपर से पकड़ लेता है। इफ़ी भाई, कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो, जिसने आपको हैरान कर दिया हो, या कुछ ऐसा लम्हा होता है ना हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कि आप बड़े सरप्राइज होते हैं, तो कौन सा वो मोमेंट है? जापान में एक पहाड़ है फूजी पहाड़, जी जी जी। उसके दामन में एक बहुत बड़ा बांसों का जंगल है। ठीक। उन्होंने वहाँ पर खुदकुशी को वो कर रखा है हलाल के, जी मतलब इजाज़त दे रखी है। सही। तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थे, वो मुझे लेकर गए वहाँ। अब वो कहते हैं भाजी असी तो ताड़े लिए नहीं दूरों ट्रैवल करके आ गए, यहाँ कोई पहचाने तो बात है। अच्छा। मैंने कहा यार यहाँ जंगल में कौन पहचानेगा, ऊपर से और भी जापान। वो भी जापान के अंदर, पाकिस्तानी तो कहाँ मिलेगा। उन्हें कहा नहीं, फिर मज़ा तब आता है। अच्छा वहाँ होता ही है कि लोग वहाँ से ना वो लेते हैं रोल, अब उसको लपेटते चले जाते हैं दरख्तों के गिर्द। ठीक। तो आपने अगर नहीं मरना और इरादा बदल गया तो फिर उसी रस्सी को वापस कॉर्डन ऑफ वास को घुस वापस आ जाए। ठीक ठीक ठीक। हमने वो 1-2 रोल ले लिए, तो लपेटते जा रहे हैं, तो काफ़ी आगे गए तो वो आगे से आवाज़ आती है, ओ कमाली साहब। मैं कहा लो जी कोई आ गया जी। वो सियालकोट के लड़के थे। अच्छा। कहते कमाल, मैं कहते राजू आज मैं तस्वीर बनाओ, मैं कह रहा दसो मैंने कह रहे थे तुहानू कौन पहचानेगा। जबरदस्त जबरदस्त। मज़े की बात ये है, इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यार मेरे साथ मेरी बीवी है। वो सीधे आते हैं, मेरी बीवी ऐसे करके वॉक करती इधर निकल जाती है और वो सर वो पुलाव ये मेरी बीवी, खाना खा रहा होता हूँ मैं, मेरी बीवी मेरे साथ डिनर पे नहीं जाती। वो कहती है घर मंगा लेने हैं, उत्ते खा नहीं होना। सर मुझे पता है बहुत बुरा लगता है सर, एक तस्वीर मैंने जाना है। मैं कहते यार बनाए और कई तस्वीरें मैंने अब निवाला यूँ करके तो भाई खवातीन भी आपकी मद्दाह होती बहुत होंगी। ज़्यादा। तो फिर आपकी वाइफ को बुरा तो नहीं लगता? नहीं, वो नहीं। इनसिक्योर तो नहीं होती? नहीं नहीं। मेरे घर में अल्लाह की वो बंदी है। मैंने अपनी किताब चिकड़ चोले में दासी के नाम से उस पर एक मजमून लिखा है, भाई अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को मेरी बीवी जैसी बीवी दे। जबरदस्त। क्या आला खातून है, 10 साल छोटी है और 110 साल बड़ा ज़र्फ है उसका मुझसे। जबरदस्त। मैं हैरान होता हूँ। वो ये ज़रूर कहती कि बाहर खाना नहीं खाना आपके साथ, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं ना। हाँ जी। वो जो आया उससे तो जाना, कहता सर एक मिनट, मैंने पता सर चंगी गल नहीं, एक तस्वीर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें कि मेरी बीवी ने आज तक कभी शक नहीं किया, बल्कि अगर बहुत सारी आर्टिस्ट है ना, अभी तो खैर मैं काम नहीं कर रहा 6-7 साल से, लेकिन सारी जो फीमेल और मेल दोस्त हैं
तो अगर किसी का कॉल ना है तो आज फला की कॉल नहीं है, साल हो गया, 1.5 साल हो गया। मैं कहता हूँ यार जब वो परेशान होगी ना तब करेगी। इफ़ी भाई खाना कैसा बनाती हैं भाभी, और ईद पे क्या चीज़ ऐसी है जो उनके हाथ की आपको सबसे मज़ेदार और लजीज लगती है? सारी ज़िंदगी गुजर गई काशिफ निसार या जिसके साथ भी ज़्यादा काम मैंने काशिफ के जी, साथ जी। किया है। मेरे सेट पे हमेशा मेरे घर से खाना जाता है। अच्छा। और जब काशिफ भाई का सेट होता है ना, वो कहते हैं यार इफ़ी साहब असी सारे ने खाना, नुमान भाई सब जी जी जी। मेरे घर से खाना आता है। खाना ऐसा कमाल बनाती है कि मैं क्या आपको बयान बात नहीं है, कर फिर सकता। आप तो भाई दुनिया में आप जन्नत एंजॉय कर रहे हैं, बड़े लकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी वैसी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जबरदस्त। अच्छा आदि साहब, आपको कुछ पसंद आ जाए, आपका किसी पे दिल आ जाए, तो फिर क्या उस पे शेर कहा जाता है, गज़ल होती है, या दिल ही दिल में बस रख के बैठ जाते हैं? नहीं, पहली कोशिश तो होती है कि उसको हासिल कर लिया जाए। अच्छा तो मेरी कास्ट बलूच है तो एक ज़िद भी आ जाता है अच्छा। कि अगर चाहिए तो चाहिए। तो जब वो पहुंच से दूर हो जाए तो तब आखिरी शायर के पास वो शायरी बचती है, क्या बात तो वो शायरी बचती है, शायरी ही करते तो फिर हैं। ये बताएं कि आपकी शायरी के जो मुहर्रकात हैं उनमें मोहब्बत का ना मिलना है? सारा हिजर ही है, ना मिलना ही है। ओए, ओए, ओए। आए चलें फिर इसी पे एक खूबसूरत सा शेर सुना दे। मैं तरवीनी सुनाऊंगा आपको, ज़रूर। आपके लिए। बिस्मिल्लाह। पहरूं बैठ के उसको मैंने अक्सर ऐसे देखा, पहरूं बैठ के उसको मैंने अक्सर ऐसे देखा, जैसे कोई बेवा अपना पागल बेटा देखे, ओह जैसे कोई बेवा अपना पागल बेटा देखे, ये वो ख्वाब था जिसकी कोई ताबीर नहीं थी। वाह वाह वाह। ज़बरदस्त। आदिल आदि साहब, आप कुछ सराइकी में भी हमें सुनाएं, क्योंकि सराइकी बड़ी मीठी ज़ुबान होती है। उर्दू, पंजाबी और सराइकी तीनों का अपना अपना अपनी अपनी खूबसूरती है, और आप हमें सराइकी में कुछ सुनाइए। सराइकी समझ तो आती होगी आपको, क्योंकि जितने भी अदीब हैं, शोरा हैं, आर्टिस्ट हैं, सबको ही आती है। तो 2 अशार थे कि पाक के रत्ता फिराक शादी थे, जैंदी बनसे कमाल वन बनसे, पाक के रत्ता फिराक शादी थे, जैंदी बनसे कमाल वन बनसे, और कहंदे इतने नसीब चंगे हिन, हाय कहंदी तुजाल वन बनसे। क्या बात है, क्या बात वेरी है। नाइस, वेरी नाइस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इफ़ी भाई आपसे Thank you, भी हम thank you. इसी तरह से कोई शेर सुनना चाहेंगे। ईद के हवाले से है कि किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं, हाँ हाँ, क्या बात है। ज़बरदस्त। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, वाह, वाह, वाह। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती। मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं, हाय क्या हाय, बात। वाह, मेरे वाह, कांधे वाह। पे सर बहुत रखो वाह, वाह। खसारे बांट लेते हैं। और तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता। मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं, हाय हाय, ज़बरदस्त। मेरे वाह, कानों वाह, में वाह, सब कह दो क्या कहने। सहारे बांट लेते हैं। और किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो। हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं। रकीबों से गले मिलके छुआरे बांट लेते हैं, हाय, अरे वाह, 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 रकीबों से गले मिलके छुआरे बांट लेते हैं। और ये बिल्कुल गैर सियासी शेर है कि जी। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट वाह, लेते हैं। वाह, 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 वाह। मुझे लगता है क्या कहना। हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात बहुत खूब। आदि एक नज़म या गज़ल आप कोई और हमें सराइकी में सुनाइए। मैं आपको फिर एक नज़म सुना देता हूँ। एक उदासियों में लिपटी हुई नज़म है, लेकिन उसका इख्तिताम माँ की झोली में होता है। वह सारे जग दियाँ झिड़कां सह सह के, सारियां धूड़ धमाला दुनिया दियाँ, ए रौनकां शौनकां छोड़ करई मेरा दिल हदे, मेरा दिल आदे सर रख के माँ दी झोली विच, वाह मैं अखी नूट के एया खां, लगे जख्म जिगर दे सीवण तू, तेरा बचड़ा थक गया जीवण तू। वाह, वाह। वाह बहुत खूब वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह। आदि आप तो
अच्छे कलाम कहने के आदी लगते हैं मुझे। जनाब सिंगर हमारे पास मौजूद हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ अच्छा सा गाना सुन लिया जाए, उनका कोई फेवरेट सॉन्ग या उनका कोई अपना सॉन्ग। करीम खान बताएं। पहले मेरा मूड था कि मैं अपना सुनाऊं। अच्छा। इन्होंने एक ठेठ सराइकी में कुछ सुना दी है, वो मुझे एक चीज़ रिकॉल हुई है, मैं उसके शेर सुनाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन अपने मौजूद मेहमानों के साथ जारी है और यहाँ पे शायरी भी हो रही है, यहाँ पे मज़े मज़े की बचपन के किस्से भी सुनाए जा रहे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक का तड़का भी लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे। अब आप तीनों से मेरा एक सवाल ये है कि हमारे मुल्क में ना एक बड़ी अजीब सी, आप कह दें कि ये नॉर्म है, हम कोई शायर होता है भाई, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई अदाकार होता है, तो हम जब कोई एक नया बंदा उससे मिलता है ना तो पूछते जी क्या हाल चाल है, क्या करते हैं आप, वो बताता है कि मैं एक शायर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, करते क्या है? करते क्या है? तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है और फिर आपने उसको किस तरह से हैंडल किया है? मेरा सारी ज़िंदगी ये रहा है कि वो तो ठीक है। मैं कहा नहीं, देखें मैं लिखता भी हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मेरी शायरी हाँ वो ने सुनी है, मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ पूरी दिन। नहीं वो तो ठीक है, करते क्या है जी। मैं कहा यार तेरी दर्जे काम ही कोई नहीं कहा। तो ये होता है ना? हाँ, वो उनको लगता है कि शायद ये कोई काम नहीं है, इसके अलावा इसको कुछ करना चाहिए, मतलब इसकी पंसार की दुकान हो या शालमी में इसका खिलौना। भाई अब तो ज़िंदगी आगे गुजर गई है, लेकिन जब आपकी शादी होनी थी तो आपके ससुराल वाले उन्होंने तो यकीनन ये सवाल पूछा होगा, तो आपने उन्हें फिर कैसे सेटिस्फाई किया कि आपकी जो बेटी है उसको मैं बहुत खुश रखूँगा, कैसे सेटिस्फाई किया? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि 32 साल का सिर्फ इसलिए हो गया था कि मुझे कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, तो ड्रामे से कम करता है। हालांकि इतना मशहूर नहीं था, अच्छा, छोटे छोटे रोल मिलते थे स्टार्ट में ना, लेकिन जब वो सुनते थे ना कि एक्टिंग को क्या केड़ा काम है, वही वाली बात, तो इनकार। वो अच्छा है, वो शायद 32 साल का मैं हो गया तो वो मेरी बेगम 22 साल की हो गई, मेरे फुप्पीजाद भाई की बेटी है। अच्छा, मैं उनको भाईजान कहता हूँ। तो उन्होंने फिर मेहरबानी की, अच्छा, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो ये जानते थे रिश्तेदार थे, तो उनकी मेहरबानी से मेरी शादी होगी, अदरवाइज ब्याह जो है कोई नहीं सी होना। अच्छा इफ़ी भाई ये बताएं कि अगर आपकी जो मिसेज़ हैं, हमारी भाभी जो हैं, वो कभी नाराज़ हो जाती हैं तो उन्हें मनाते किस तरह से हैं? क्या खूबसूरत शायरी के ज़रिए मनाते हैं? सीधा माफ़ी। अच्छा। और माफ़ी भी ये कहना है कि सारी गलती मेरी है। अच्छा। और मैं इस पे नादिम हूँ, मुझे ये आप राज बता रहे हैं एक अच्छी कामयाब शादी? नहीं, तो मैं पहली बात, मेरी बीवी नाराज़ ही नहीं होती। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी अपनी बेगम से कह रहा था, सुबह वॉक के वक्त फजर के बाद हम जा रहे थे, मैंने कहा सारी ज़िंदगी मैंने औरतों की तरह डरते डरते गुजार दी। तो कहती कि क्यों? मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कोई नाराज़ ना हो जाए। मुझे सारा दिन ये ध्यान, जिस तरह औरत को अपने दुपट्टे का ख्याल रहता है ना, मुझे अपनी ज़बान का ख्याल रहता है कि यार कुछ ऐसा ना निकले जो किसी की तबीयत को गरा गुजरे। तो मैंने कभी, मतलब बहुत कम, मेरी बीवी कभी नाराज़ नहीं हुई, लेकिन कभी कभी शुगल, मिसाल के तौर पर भी कुछ दिन पहले ना हम वॉक कर रहे, तो मेरी वीडियो जो मैं आजकल मॉर्निंग कर रहा हूँ, आजकल मैं ना कहानी सुना रहा हूँ, 350 के करीब कहानियाँ सुना चुका हूँ मैं, रियल स्टोरीज। भाई कैसा एक्सपीरियंस है ये व्लॉगिंग का, बताएं। सर सबसे अच्छा, खुशहाल हो गए, घर बनाने लगा मैं अपना। माशाल्लाह। मैंने आज एक प्लाट देखा है, मैं घर बनाने लगा हूँ यहीं से, व्लॉगिंग से। तो वो मैं सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ आ रही थी, अब मैं और मेरी बीवी, मैं उसको सुना रहा हूँ आज क्या कहानी सुनानी है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं लारस में। तो मैंने कहा यार बेगम एक दफ़ा सुने, तो कोयल बोली कू कू, कहती सुन लिया, फिर मैंने कहा दोबारा सुने, उसने फिर 2-3 दफ़ा किया, कहती तो मैं कहा तेरी तरह रट लगा रही है। कहती अब अकेले वॉक करे, इधर को चली, मैं इधर को चला, मैं कहा बेगम गलत, कहती व्लॉग बना के आए बात। तो मेरा ये ताल्लुक है उसके साथ। मैं दरअसल, मैंने बाबा जी इशफाक साहब ने तो मुझे कहा, मेरे अब्बा की भी ताकीद थी, अपने अंदर का बच्चा नहीं मरने देना। और वो बच्चा जब तक आपके अंदर जिंदा है, उसकी दरअसल बच्चे की क्वालिटी होती है, पल में लड़ता है, पर में मान जाता है, इधर रूठता है, इधर सुलह कर लेता है। हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम नाराज़ होना सीख लेते हैं, हम बुरा भला कहना सीख लेते हैं, हम बदला लेना सीख लेते हैं, हमारे अंदर मैं आ जाती है, और वो जो माफ़ी और दरगुजर वाली बात है या माफ़ी मांगने वाली बात है, वो निकल जाती है। बिल्कुल सही। मैं फौरन गड्डी कितने टच भी हो मेरे बल से वो होती नहीं है। भाई इसी पे अगर कोई खूबसूरत सा शेर आपका, या कोई आपका फेवरेट शायर जिसका आप शेर या कोई गज़ल या नज़्म हमारे साथ शेयर करना चाहें। किस मौजू पे? सर इसी मौजू पे, ज़िंदगी पे,
यार ज़िंदगी के लिए वो एक मेरी एक जवानी की एक याद है, वो सुना देता हूँ। वो है कि मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुंडेरों से पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना। क्या बात है। मुझे है याद तेरे घर के दरवाजे के ऐन सामने बंद जूतों के तस्मे खोलना, फिर बांधना, अध खुली खिड़की की जानिब देखना। वाह वाह। मुझे ये भी है याद बिना दीवार की परछत्ती पे चढ़ जाना तेरा, दुपट्टे को सुपुर्दे हवा करना, कभी कभी सुलझी हुई जुल्फों को सुलझाना तेरा। क्या बात है, क्या मुझे सब कुछ है याद, मगर अब सोचता हूँ याद ला हासिल से क्या हासिल। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं जहाँ पे आस पलती है, जहाँ पे दीप जलते हैं, जहाँ एक घोंसले में चिड़िया ने बच्चे दिए हैं। 5 बच्चे गब्दे से चोचे लड़ाते फड़फड़ाते शोर करते हैं। उन्हें परवाज को कुछ वक्त बाकी है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आदि आपसे भी हम इसी तरह से कोई शेर सुनना चाहेंगे। मैं एक नज़्म सुनाना चाहूँगा। ज़रूर। महबूब जब सुबह उठे तो वो मंज़र कैद करने की कोशिश की है कि ले अंगड़ाई ऊँ करता, ले अंगड़ाई ऊँ करता, करवट दोनों समत बदलता, बिस्तर पर एक बार मचलता, एकदम हाथ से हाथ मसलता, जिस्म खुजाता आंखें मलता, अपनी बाहों में बल खाता, मुंह से बिखरे बाल हटाता, सोचता हूँ तू सुबह का जागा, कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्यारा लगता होगा। वाह। कोई एक और आपकी अपना कोई एक फेवरेट शायर है, आप अपनी कोई फेवरेट पोइट्री है, या कोई और आपका फेवरेट शायर जिसका कोई गज़ल, कोई नज़म, कोई शेर आपको बहुत पसंद? मैं नाम तो नहीं है मुझे याद उनका, लेकिन उनका एक शेर मैं सुना देता हूँ। एक शायर हैं, कौन रखेगा मेरे होंठों पे उंगली अपनी, कौन बोलेगा नहीं ऐसे नहीं कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। आप हमने सुना है कि किस्से भी सुनाते हैं। वो मेरी एक आने वाली किताब है हिजरनामा, तो उसमें से कुछ इक़्तिबास उठाई और उसके रिलेटेड कोई शेर, तो वो एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दी, तो मैं उसी किताब से कुछ लाइनें सुना देता हूँ। जी प्लीज़। हिजरनामा से एक इक़्तिबास के है तो चंद एक दो एक लाइनें हैं। मैं इसलिए भी उससे दूर नहीं होता था कि मुझे ये बात खाई जाती थी कि वो वक्त गुजारी के लिए किसी और को न चुन ले। और तुम्हें याद है एक बार हम इकट्ठे सफ़र कर रहे थे तो गाड़ी इशारे पे रुकी थी और मांगने वाले ने कहा था कि खुदा आपको और ज़्यादा दे, और मैंने तुम्हारी तरफ देख कर कहा था कि इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आपको भी वक्त का पता नहीं चला होगा और हमारी ये खूबसूरत महफ़िल और हमारी ये जो छोटी सी काविश थी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इफ़ी भाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ईद बड़ी मसरूफ़ होती है, लेकिन उस मसरूफ़ियत से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और आदि साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। करीम ख़ान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो अपने इख्तिताम को पहुँचा है, लेकिन